बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ऐसे फैक्टर्स को आज डिस्कस करेंगे जो एंजाइम एक्शन के रेट पर असरअंदाज होते हैं। द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने काम करने में, यानी कि हर एंजाइम खास सबस्ट्रेट पर ही काम करता होता है। क्यों? दो चीज़ों की वजह से। एक तो अपनी स्पेसिफिक केमिस्ट्री की वजह से, केमिस्ट्री यानी कि स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और दूसरा अपनी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप, अपनी शेप की वजह से भी खास होते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट की खास शेप होती है जिसके अंदर उसके हिसाब से ही सबस्ट्रेट फिट आता है। Any factor that can alter the chemistry and shape of an enzyme can affect its rate of catalysis. हर ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री और उसकी शेप इन दोनों को चेंज कर दे, ऑल्टर का मतलब चेंज करना, हर वो फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री और शेप को चेंज कर दे, वो एंजाइम के रेट पर असरअंदाज होता है। कुछ फैक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं: कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द मीडियम। सबसे पहला है एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार, एंजाइम की मिकदार। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखें, आपके पास है सबस्ट्रेट अनलिमिटेड, बहुत सारा सबस्ट्रेट मौजूद है, ठीक है। अब उस सबस्ट्रेट पे काम करने के लिए एंजाइम चाहिए। जैसे जैसे हम एंजाइम डालते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि सारे एंजाइम्स सबस्ट्रेट पे काम करना शुरू हो गए हैं। तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है बहुत सारा, तो एंजाइम इंक्रीज करने से, यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे एंजाइम्स ऐड करते जाएंगे, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे काम करना शुरू हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। If the amount of enzyme is increased by twofold, the reaction rate is doubled. अगर हमने एंजाइम की मिकदार भी डबल की है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एंजाइम मॉलिक्यूल ऐड करने से एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो रही हैं। जाहिर है, हर एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, और जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, यानी कि जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, उतने ही ज़्यादा वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे। After a certain limiting concentration, the rate of reaction will no longer depend upon this increase. लेकिन एंजाइम की एक खास हद के बाद रेट ऑफ रिएक्शन फिर एंजाइम बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कोई सबस्ट्रेट अनलिमिटेड तो है नहीं। जब हम उन सबस्ट्रेट को एंजाइम्स मॉलिक्यूल देते जाएंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब सारे एंजाइम्स सबस्ट्रेट पे काम करने लग जाएंगे और कोई सबस्ट्रेट नहीं बचेगा। तो फिर एंजाइम ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि कोई सबस्ट्रेट ही नहीं है जिस पे एंजाइम काम करे। तो इसलिए एंजाइम कंसंट्रेशन एक खास हद तक इंक्रीज करने से ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जब सबस्ट्रेट खत्म हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा एंजाइम बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे पहले हमने कहा था, हमारे पास सबस्ट्रेट है और हम एंजाइम डाल रहे हैं। इस बार हमारे पास एंजाइम है और हम सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाएंगे, तो उसे देखते हैं क्या होता है। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। रेट ऑफ रिएक्शन जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है, मुयस्सर है, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तो सबस्ट्रेट की है लो कंसंट्रेशन, जिससे यहाँ लिखा हुआ है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होगा। If the enzyme concentration is kept constant and the amount of substrate is increased, a point is reached when a further increase in the substrate does not increase the rate of reaction anymore. एंजाइम कंसंट्रेशन यानी एंजाइम की मिकदार हमारे पास कांस्टेंट मिकदार है, यानी फिक्स्ड अमाउंट है, कुछ एंजाइम है हमारे पास। फिर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो एंजाइम उन सबस्ट्रेट पे काम करना शुरू हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई और एंजाइम ही नहीं बचा होगा। जितने भी एंजाइम थे वो सारे सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे होंगे।
जितने भी एंजाइम्स थे वो सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ मसरूफ हो गए हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ काम कर रहा होता है, वो फारिग नहीं होता, तो उसको कहते हैं कि एंजाइम सैचुरेटेड हो गया है। इस ग्राफ को देखें, इस साइड पे है रिएक्शन रेट और नीचे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ से जब हमने 0 से स्टार्ट किया, आपकी आसानी के लिए मैंने नंबर्स भी लगा दिए हैं। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। इस लाइन को देखें, देखिए ये आगे की तरफ जा रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ नहीं जा रही, बल्कि ऊपर भी चढ़ती जा रही है। आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पे देखें, सबस्ट्रेट की वैल्यू थी 1, इस पॉइंट पे देखें वैल्यू हो गई 3, और ऊपर चढ़ती जा रही है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इनिशियली तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया कि उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। यहाँ से देखें, लाइन आगे की तरफ तो जा रही है, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है, यानी सिर्फ सबस्ट्रेट इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि कोई और एंजाइम ही नहीं फारिग रह गए हैं जो सबस्ट्रेट पे काम करें, तो इसलिए सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे शो किया हुआ है एक्टिव साइट्स स्टिल अवेलेबल, यानी कि एंजाइम्स मौजूद हैं, तो इसलिए सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट एंजाइम्स सैचुरेटेड हो गए हैं, यानी कि मसरूफ हो गए हैं अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, और इस पॉइंट पे आके रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल रुक गया है, फिक्स हो गया है, और सबस्ट्रेट बढ़ाने से वो नहीं बढ़ रहा। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। The rate of enzyme controlled reaction may increase with increase in temperature, but up to a certain limit. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन एक खास हद तक। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आता। All enzymes can work at their maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature. हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि हम इंसानों के लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्रीज की, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस ग्राफ में देखें, स्टार्ट में नीचे दिया गया है टेम्परेचर, साइड में दिया गया है रिएक्शन रेट। जब हम शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, पहले टेम्परेचर है 10 डिग्री सी, तो रिएक्शन रेट की एक वैल्यू है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी बढ़ गया, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन रेट और बढ़ गया, लेकिन 37 डिग्री सी जो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वहाँ पे जाके रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। उसके बाद मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने से वो ग्राफ नीचे की तरफ आने लग गया, यानी कि रिएक्शन रेट कम हो गया। ऊपर देखें, यहाँ लाइन जा रही है और लिखा हुआ है नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी जिसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जिनमें एंजाइम्स नहीं होते, उनके अंदर तो ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं और एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्यों एंजाइम रेट इंक्रीज होता है? हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि हीट एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इसलिए केमिकल रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट यानी कि स्पीड अप होते हैं। उसके अलावा हीट ऑल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कॉजिंग देम टू मूव रैपिडली। उसके अलावा हीट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। उस एनर्जी की वजह से वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं, और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी करते हैं, और एंजाइम के साथ उनकी कोलिजन के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव कर रहे होंगे, तो चांसेस होंगे ज़्यादा कि वो एंजाइम के साथ जाकर भी टकराएं और उस तक पहुंचे और एंजाइम एक्टिविटी हो। लेकिन ज़्यादा हीट करने से क्या होता है?
However, further increase in heat energy also increases the vibrations of atoms which make up the enzyme molecule. ज़्यादा हीट की वजह से enzyme molecule के अंदर जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं. इफ द वाइब्रेशंस बिकम टू वायलेंट, और अगर उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इंसेंशियल फॉर इंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट. तो इंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा एंड द इंजाइम इज सेड टू बी डी नेचर्ड, और इंजाइम डी नेचर्ड हो जाएगा. इंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है कि बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो जब एंजाइम के एटम्स तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और जो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाएगा और एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा. डीनेचर्ड मतलब खराब हो जाएगा. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अंडे के अंदर जो एग वाइट होता है वो कैसे लिक्विड होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन बॉइल्ड एग के अंदर वो एग वाइट सॉलिड हो जाता है और क्लियर भी नहीं रहता. ऐसा क्यों होता है? इस एग वाइट का स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर वाटर मौजूद होता है और उस वाटर के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं. कुछ प्रोटीन्स एंजाइम भी होते हैं, सारे के सारे एंजाइम नहीं होते, कुछ वैसे ही बस ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. जब अंडे को उबालते हैं तो उसको हीट मिलती है. उस हीट की वजह से इस ग्लोबुलर प्रोटीन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और अमीनो एसिड्स की चेन्स खुल जाती हैं और वो अमीनो एसिड्स आपस में मिल के एक दूसरे के साथ जुड़ के ये सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हमें उबले हुए अंडे में नजर आता है, इसलिए वो क्लियर नहीं रहता. अगला फैक्टर है पीएच वैल्यू. एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज द ऑप्टिमम पीएच. हर एंजाइम की पीएच रेंज भी होती है जिसको कहते हैं उसकी ऑप्टिमम पीएच. पीएच का मतलब होता है मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी. पीएच हमें बताती है कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. कुछ एंजाइम्स ऐसे होती हैं जिनको एसिडिक माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए, कुछ एंजाइम्स को बेसिक माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए. पीएच वैल्यूज 0 से लेके 14 तक होती हैं और 7 होता है बीच में न्यूट्रल, यानी 7 पे ना चीज़ एसिडिक होती है ना बेसिक होती है. 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक. इस टेबल के अंदर देखिए कुछ एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच लिखी गई है कि अगर ये वाली पीएच वैल्यूज होंगी तो ही ये एंजाइम इफेक्टिवली काम कर पाएंगे. जैसे कि पेप्सिन, इसकी पीएच वैल्यू है 2, सक्रेस 4.50, एंट्रोकाइनेस 5.50, सेलेब्री अमाइलेज 6.80, कैटालेस 7.60. इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेस, आर्गिनेस, सबकी आप जबानी याद रखें. A slight change in pH can change the ionization of amino acids at the active site. pH में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो वो एक्टिव साइट के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन कर देती है. आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना. तो आपको पता है कि अमीनो एसिड्स के अंदर जो एक्टिव साइट में अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें पहले से ही चार्जेस होते हैं. तो पीएच की वजह से जब आयोनाइजेशन होती है तो वो चार्जेस खराब हो जाते हैं. पहले कोई चार्ज पॉजिटिव था, हो सकता है वो नेगेटिव बन जाए, पहले कोई नेगेटिव था, हो सकता है वो पॉजिटिव बन जाए. तो उसकी वजह से जो एंजाइम के अंदर आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो एंजाइम खराब हो जाता है. मोर ओवर इट मे अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. एंजाइम के साथ साथ पीएच वैल्यू उस सबस्ट्रेट की भी आयनाइजेशन कर सकती है. अंडर दीज चेंज्ड कंडीशंस एंजाइम एक्टिविटी इज आइदर रिटार्डेड और ब्लॉक्ड कंप्लीटली. रिटार्ड मतलब होता है स्लो डाउन. तो या तो पीएच चेंज होने की वजह से एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी. एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन द एंजाइम टू ब्रेक. पीएच वैल्यू में अगर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है तो उसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंजाइम के, रिजल्टिंग इन द एंजाइम डीनेचरेशन, और एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे. अस्सलामु अलैकुम.